चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ही स्टार्ट कर रहे हैं, रिवाइज हो जाएगा तुम लोगों का। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम Cr2O7-2 plus oxalate ion in acidic medium gives Cr plus 3 plus CO2। चलो पहले ये करो, पहले देखो ये सेकेंड वन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड वन, मैग्नीज +7, यहाँ मैग्नीज +2, 7 से 2 कितने का 5 का चेंज। सल्फर -2, यहाँ सल्फर +6, -2 से +6 कितने का चेंज 8 का इंक्रीज। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, तो ये क्या बना बच्चों 8 MnO4 निगेटिव प्लस 5 सल्फाइड आयन गिव्स, अभी H आयन को भूल जाओ, गिव्स 8 Mn+2 प्लस 5 सल्फेट आयन। ठीक है, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम 8 4 जा 32 इधर और इधर 5 4 जा 20, तो इधर कितना 18 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो 18 H2O। और दूसरी साइड उधर H कितने 36, इधर एक भी नहीं है, तो 36 H प्लस आयन। बताओ क्लियर है? 12 H2O क्यों 32? अच्छा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इधर कितना है 32 ऑक्सीजन एटम और इधर कितना है 20, तो 12 H2O और इधर 24 H प्लस आयन। ओके, बताओ डन, क्लियर है ये सबको? ओके ठीक है, चलो हो गया, ये हटा दिया जाए। कर दो इरेज। रिडॉक्स की मॉड्यूल भी करनी है, हाँ भाई सारा कुछ करना है। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो इधर डाइक्रोमेट कितना Cr+6, इधर Cr+3, बट अकॉर्डिंग टू 2 क्रोमियम एटम, 2 क्रोमियम एटम के अकॉर्डिंग कितना है अभी 12 से 6 कितने का 6 का डिक्रीज। नाउ इधर कार्बन +3, इधर कार्बन +4, बट अकॉर्डिंग टू 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। कितना हो गया 6 से 8 कितने का 2 का इंक्रीज। अब मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि 2 कॉमन है, तो क्या करो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 1 और इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आया हमारे पास डाइक्रोमेट आयन +3 ऑक्सलेट आयन, H आयन को बाद में देखेंगे। फिर आया ये ट्वाइस ऑफ Cr+3 प्लस 6 CO2। ठीक है, ये हो गया बच्चों, इतना क्लियर है? अब देखो क्रोमियम एटम बैलेंस्ड, कार्बन एटम बैलेंस। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम 7 और कितना है 12 19, और इधर कितना है 12, कितना चाहिए 7 और चाहिए, तो 7 H2O। ठीक है, उधर कितना H 14, इधर एक भी नहीं, क्या करो 14 H प्लस। बताओ क्लियर है या नहीं? फिर से सुन लो, क्रोमियम का यहाँ +6, यहाँ क्रोमियम +3, बट अकॉर्डिंग टू 2 क्रोमियम एटम, तो 2 से ऑक्सीडेशन नंबर भी मल्टीप्लाई किया और 2 से क्रोमियम को भी मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 12 से 6, 6 का डिक्रीज। ठीक है,
नाउ कार्बन का यहाँ +3, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 अकॉर्डिंग टू 2 कार्बन एटम, तो ऑक्सीडेशन नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 से 8 कितना 2 का इंक्रीज। 2 कॉमन दिख रहा है इसलिए मैंने कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर 1 से और इधर 3 से, मल्टीप्लाई करके लिख दी रिएक्शन। ठीक है, क्रोमियम और कार्बन एटम बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो, इधर 7 और ये कितना 12 19 और इधर कितना है 12 है। कितने ऑक्सीजन एटम की और जरूरत है 7 की, तो 7H2O कर दिया। नाउ कम टू हाइड्रोजन एटम, कितने हैं 14, इधर एक भी नहीं था तो 14H+ आयन। Okay, oxygen atom is balanced by adding water and hydrogen is balanced by adding H+ ion. Clear है? तो balancing in acidic medium clear? Now come to balancing of redox reaction in basic medium. ओके देखो अब जरा इधर बच्चों, देखो मैंगनीज +7 से +4 कितने का चेंज भाई 3 का, और ये 0 से कितना बच्चों +5, बट अकॉर्डिंग टू 2 आयोडीन एटम कितना आया ये 0 से 10 कितना 10 का इंक्रीज। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ क्लियर है इतनी बात? तो देखो इधर 10 MnO4 नेगेटिव प्लस 3I2 गिव्स 10 MnO2 प्लस 3 2 6 IO3 नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? अब देखो मैंगनीज बैलेंस्ड, आयोडीन बैलेंस्ड। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम इधर कितने हैं 40 और इधर कितना है 20 और 18 कितना हो गया 38। कितना ऑक्सीजन एटम और चाहिए इधर राइट हैंड साइड में 2, तो 2H2O लगाया। बताओ क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नाउ बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, केयरफुली सुनना। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम कैसे बैलेंस करोगे? इधर कितने हाइड्रोजन है 4, इधर एक भी नहीं, तो इधर 4 हाइड्रोजन एटम की जरूरत है, तो 4H2O ही लगाओगे और दूसरी साइड 4OH निगेटिव। बताओ क्लियर है ये बात? जिधर जितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत है उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी साइड उतने ही OH निगेटिव। बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम में। ओके तो डन। तो नेट रिएक्शन क्या बनेगी भाई? नेट रिएक्शन 10 MnO4 नेगेटिव प्लस 3I2 और ये 4 वाटर मॉलिक्यूल उधर 2, तो कितना रह गया 2H2O और ये बना 10 MnO2 प्लस 6IO3 नेगेटिव प्लस 4OH नेगेटिव। डन। भाई डिफरेंट कैसे आ जाएगा? मैंगनीज तो +7 है तो +7 ही आएगा ना। ये देखो MnO4 नेगेटिव, मैंगनीज का फाइंड करना है X -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 इक्वल टू नेट चार्ज -1, तो X इक्वल टू +7 आया कि नहीं? ठीक है चलो ये बैलेंसिंग हो गई। अब मैंने तुम लोगों को कल असाइनमेंट के लिए बोला था एक DPP ऑक्सीडेशन नंबर वाली कि इसे हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंसिंग बतानी है। ओके
एसिडिक मीडियम में तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H+ आयन ऐड कर देते हैं, जिधर जितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत है उधर उतने H+ आयन, ठीक है। बट इन बेसिक मीडियम जिधर जितने हाइड्रोजन एटम की जरूरत है उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी साइड उतने ही OH निगेटिव। जैसे फिर से सुन लो यहां से, जैसे यहाँ कितने 4 हाइड्रोजन एटम है, इधर एक भी नहीं है, तो मुझे इधर 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो मैं इधर 4 H2O लिखूंगी और दूसरी साइड उतने ही OH निगेटिव लगा दूंगी। क्लियर है? रिडॉक्स का मॉड्यूल बेटे, अगर जो मॉड्यूल मिला है उसी में रिडॉक्स के क्वेश्चन हैं तो करने हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जो मॉड्यूल मिला हुआ है उसे ही सॉल्व करना है तुमने, अभी जितना मिला हुआ है, ठीक है। जो आगे मिलेगा वो आगे सॉल्व करोगे। रिडॉक्स का मॉड्यूल सॉल्व करना है से मतलब था मेरा कि जो मॉड्यूल में जो रिडॉक्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। डन। इससे मतलब मेरा ये नहीं है कि अलग मॉड्यूल मिलेगा रिडॉक्स का अभी वो तुम्हें सॉल्व करना है, ऐसा मतलब नहीं था मेरा। जो मॉड्यूल गिवन है उसे सॉल्व करना है, उसमें रिडॉक्स के क्वेश्चन है तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है। जो OH आयन H आयन लिखे होते हैं, ठीक है, अगर तुम उन्हें देखकर ही बैलेंस करोगे, ठीक है, तो थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा, ओन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी काउंट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करना पड़ेगा, जिधर जितने OH आने होंगे आ जाएंगे। जैसे मैंने रिएक्टेंट साइड OH निगेटिव लिखा हुआ था और तुम्हें प्रोडक्ट साइड OH निगेटिव मिल रहा है, तुम अगर इसे ही काउंट करते हुए चलते तो भी क्या होता, एट लास्ट ये वाले कैंसल आउट हो जाते और नेट प्रोडक्ट साइड ही 4 बचते। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में क्या था, 2 H2O इधर था और 4 H2O इधर था, नेट क्या बचा, फिर नेट इस साइड रह गया था नहीं, 2 H2O। तो अगर इन्हें काउंट करके चलते तो भी नेट लास्ट में 4 OH प्रोडक्ट साइड ही बचते, तो एट लास्ट यही मिलता तुम्हें, क्योंकि पहले जो रिएक्शन लिखी हुई है वो अनबैलेंस्ड लिखी हुई है, एट लास्ट जो रिएक्शन तुमने लिखी है वो बैलेंस्ड है। समझ में आ रही है बात? तो इन्हें काउंट करके चलते तब भी तुम्हें एट लास्ट वही रिएक्शन मिलती लास्ट में, उन्हें काउंट करके नहीं चलोगे तो भी जो बैलेंस होके मिलनी थी वही मिल रही है, ठीक है। तो वो मैं पहले देखने को इसलिए मना करती हूँ कि अननेसेसरी वो तुम्हें काउंट ही करने पड़ रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि एट लास्ट तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब बैलेंस करोगे तो वो सब बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर वाली DPP निकालो। Determine the average oxidation number of following element given in bold letters. सबने खोल ली DPP? DPP 8. Determine the average oxidation number of following element given in bold letters. ठीक है, इसमें सबसे पहला H2H2O8 H2H2O8 हम कर चुके थे, याद हो तो, अगर मैंने नोटबुक में तुम्हारी करवाया है, नोटबुक में होगा, ठीक है। नाउ K4FeCN6 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 इसमें आयरन का पूछा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब एक बात पर ध्यान दो तुम लोग कि जब काफी बड़ा मॉलिक्यूल हो, काफी सारे एटम हो, कैसे पता लगेगा किसका कितना पुट करना है? भैया तुम्हें कैसे पता लगेगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नाइट्रोजन का क्या है? तो ये आयन्स है, Cn निगेटिव आयन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि Cn पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे और धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे। तो तुम्हें पता है K का तो हमेशा +1 ही होगा, तो 4K का हो गया +4। आयरन का तुम्हें फाइंड करना है, X मान लिया। अब Cn पर, पूरे Cn पर क्या चार्ज होता है, -1। साइनाइड आयन है ये, Cn निगेटिव आयन। कौन सा आयन है, साइनाइड आयन।
तो कितने CN है? 6। एक CN पे -1, तो 6 CN पे कितना हो गया? -6 इक्वल टू नेट चार्ज क्या है? 0। तो x इक्वल टू बच्चों क्या आया? +2। बताओ क्लियर है या नहीं? अब समझ में आ रही है बात कि जब बड़ा मॉलिक्यूल होगा कोई तो इसमें कैसे चार्जेस पुट करेंगे। अब सेकेंड थर्ड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कर ही लिया होगा फाइंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4। OSO4 कितना आएगा बच्चों? ऑस्मियम का फाइंड करना है x, O का -2, 4 से मल्टीप्लाई करो -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। ओके, नाउ नेक्स्ट इज HNC। HNC HNC बताओ जरा क्या आएगा भाई? ऑस्मियम का x मान लिया, एक O पे -2, तो 4 पे कितना? -8 इक्वल टू 0। ठीक है, HNC और HCN में ये डिफरेंस है बेटा। HNC में H नाइट्रोजन से अटैच है और HCN में H C से अटैच है। ठीक है, तो बताओ HNC में कितना आ रहा है? नाइट्रोजन का पूछा है, कार्बन का बच्चों? DPP कहाँ गई? किसका पूछा है? कार्बन का। बताओ कार्बन का कितना आ रहा है? H+1 नाइट्रोजन -3 C का मान लो क्या? X इक्वल टू नेट चार्ज 0। ये तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। ठीक है, लेकिन अभी तुम केमिकल बॉन्डिंग सीख लोगे तब बनाना इनके स्ट्रक्चर, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व है। अभी तुम्हें नहीं पता कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो कितना आ रहा है बच्चों? x इक्वल टू +2। ठीक है, हाँ फॉर्मूले से ही करा है मैंने। देखो H+1 नाइट्रोजन कितना? -3 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। नाउ नेक्स्ट बताओ कौन सा? नेक्स्ट इज Fe.94O। ये Fe.94O देखो, आयरन का फाइंड करना है तो 0.94x, O पे कितना? -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया? 2/0.94, दैट इज 200/94। ओके, आई थिंक इसका आंसर गलत मेंशन है तो ठीक कर लेना। और बताओ कौन सा? जो पार्ट बताना है वही बता दो सीधा, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। जी बताना है, GHIJ। हाँ देख लो, तो फिर जी देखो पहले। जी हाइड्रोजीन है बच्चों, NH2.NH2 मतलब N2H4 हाइड्रोजीन। ये तो तुमने कैलकुलेट किया था कई बार। नाइट्रोजन का फाइंड करना है तो 2x, H पे +1 तो कितना हो गया? +4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया? -2। अब H देखो, H पार्ट, H पार्ट इज फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट होता है ये, मोहर सॉल्ट। तो यहाँ आयरन का फाइंड करना है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ मतलब नहीं बाकी पार्ट से सॉल्ट के। सॉल्ट का ये पार्ट देखो बस। सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है? -2। आयरन का फाइंड करना है x,
इक्वल टू फेरस सल्फेट पे कितना चार्ज है नेट, 0, तो x इक्वल टू कितना आया, +2। इट इज FeSO4 ना, तो FeSO4 में सल्फेट पे -2 है, तो ऑब्वियसली Fe पे क्या होगा, +2। क्लियर है? H के बाद I देखो NOClO4, NOClO4। कुछ बेसिक बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी और वो धीरे धीरे याद होती जाएंगी अगर ध्यान दोगे तो। ClO4 जो आयन होता है वो ClO4 निगेटिव होता है, ClO4 निगेटिव होता है, तो मतलब ClO4 निगेटिव में तुम्हें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो इसे x मानो, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 इक्वल टू नेट चार्ज कितना बच्चों, -1, तो कितना आया बच्चों, +7, तो यहाँ Cl +7 हो गया। ठीक है, K पार्ट देखो, K को ध्यान से देखो जरा, FeNO और क्या है H2O का होल 5 SO4। वैसे NO पर चार्ज 0 होता है, मतलब NO एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, या NO एक न्यूट्रल स्पीशीज है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये प्लस चार्ज शो करता है, मतलब +1 में प्रेजेंट होता है। तो आयरन के 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है, वो प्लस एक्चुअली तो वैसे +2 में आएंगे वो, लेकिन क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे हो तो मिल जाएंगे देखने को वो भी। तो एक कॉम्प्लेक्स ये है और एक सल्फाइड आयन के टेस्ट में आएगा आगे। तो ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें NO+1 होता है, NO पर चार्ज +1 होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? वैसे NO मेजोरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो बनाता है वो बनाता है कैसे, जिनमें वो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं ये कभी कभी NO अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और प्लस चार्ज शो करता है, NO एज NO प्लस प्रेजेंट होता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में। तो 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स है, एक और कॉम्प्लेक्स आएगा आयरन का, उनमें NO को तुम्हें +1 ही लेकर चलना है क्योंकि NO +1 है। तो आयरन का देखो फाइंड करना है, x मान लिया, NO पे कितना, +1, H2O पे होता है कोई चार्ज, वाटर पे कोई चार्ज होता है नहीं, तो 0 ही रहा ये तो। सल्फेट पे कितना होता है, -2, इक्वल टू नेट चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स पे 0 है, तो बताओ बच्चों क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। ठीक है, जे भी बताना है, अंजलि क्या बताना है बेटा, जे पार्ट, हाँ जे देखो, हाँ देखो ये आ गया दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसकी मैं बात कर रही थी कि NO+1, ठीक है, तो ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें NO+1, एक ये और एक अभी तुम जे पार्ट जो पूछ रहे हो, Na2FeCN5NO, ठीक है, तो NO+1 रखो, आ जाएगा आंसर। Na पे +1 तो कितना हो गया, +2, आयरन X, Cn पे -1 है तो कितना हो गया, -5, NO पे +1 है, इक्वल टू नेट चार्ज 0, तो X इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, +2। बताओ क्लियर है बच्चों, जिन्होंने भी जे पार्ट पूछा है? तो रिमेंबर इन दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस NO इज +1। नेक्स्ट इज Na2S4O6, L पार्ट कराना है, L पार्ट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो Na2S4O6 +2 + 4x -12 इक्वल टू 0, क्या आ रहा है बच्चों, 2.5।
ओके, और कौन सा बताना है? एम। एम देखो, CH3 ट्वाइस SO। हटा दो ये। एम देखो, CH3 ट्वाइस SO, किसका फाइंड करना है? सल्फर का। अब इधर देखो, CH3 पूरा CH3 प्लस भी हो सकता है, पूरा CH3 कंप्लीट की बात कर रही हूं, ठीक है। तुम इंडिविजुअल एक एक के पुट करना चाहते हो तो एक एक का पुट कर लो, लेकिन उसमें तुम्हें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जैसे H+1 भी हो सकता है, H-1 भी हो सकता है। तुम्हें सबको पता है CH4 तो पता है? अगर इस CH4 में से तुम माइनस कर दो H+, तो क्या बनेगा? CH3 निगेटिव। लेकिन इसमें से तुम माइनस करो H निगेटिव, तो क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मैं समझा रही हूं कि पूरे CH3 पे प्लस होगा या माइनस होगा ये कैसे सोचोगे। अदरवाइज क्या करोगे? कार्बन का अलग पुट करोगे, H का अलग पुट करोगे, O का अलग पुट करोगे, फिर निकालोगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। लेकिन अभी पूरे CH3 पे ही चार्ट सोच लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो CH3 प्लस भी हो सकता है, CH3 निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि कार्बन पे प्लस भी हो सकता है, कार्बन पे निगेटिव भी हो सकता है। अब ये जो कार्बन है इसने सल्फर से बॉन्ड बना रखा है, कार्बन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है बच्चों? सल्फर। तो यानी कि सल्फर पे जाना चाहिए ना निगेटिव, तो फिर ये CH3 क्या होना चाहिए? ये CH3 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। आ रही है बात समझ? तो इसका मतलब CH3 पर प्लस चार्ज, 2 CH3 तो कितना हो गया? +2। सल्फर X, O पे कितना? -2, इक्वल टू नेट चार्ज 0, तो X इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? बताओ, समझ में आई बात या नहीं? फिर से सुन लो, ये पूरा CH3 प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग कि ये CH3 जुड़ा हुआ किससे है। सल्फर से जुड़ा हुआ है तो सल्फर निगेटिव ले जाएगा ना। कार्बन और सल्फर के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की रेस्पेक्ट में सल्फर निगेटिव लेगा ना, तो कार्बन पे यानी CH3 पे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ CH3 पॉजिटिव है मतलब, तो CH3 पॉजिटिव, 2 CH3 तो +2, सल्फर X, O पे तो -2 है ही, निकाल लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। ऐसे देखो, चलो CH3 लो, ऐसे देखो, ये एक CH3 जुड़ा हुआ है, लो थोड़ा और इजी कर दो। CH3, ये बात तो समझ आ रही है? ये सबको समझ आ रहा है? मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो सिर्फ ये देखोगे सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं और किससे बना रखे हैं, ठीक है। इस बॉन्ड की रेस्पेक्ट में कार्बन पे क्या जाएगा? +1। इस बॉन्ड की रेस्पेक्ट में कार्बन पे क्या जाएगा? +1। इन दो बॉन्ड की रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन पे क्या जाएगा? -2। तो सल्फर के अराउंड कितना चार्ज है भाई? 0। तो फिर सल्फर पे कितना आया? 0, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ, अभी भी क्लियर है या नहीं? टेल मी फास्ट। ओहो, ये CH3 रहा, ये CH3 रहा, ये डबल बॉन्ड O रहा। इस बॉन्ड की वजह से कार्बन पे +1 आएगा, क्योंकि सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
इस बॉन्ड की वजह से कार्बन पे +1 आएगा और इन दो बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2 आएगा। +2 -2 0, यानी सल्फर के अराउंड 0 चार्ज, यानी सल्फर पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर। एन पार्ट बताना है। एन पार्ट इज Na2H2 और किसका फाइंड करना है? सल्फर का। तुम्हें बताया था एल्केली एल्कलाइन अर्थ मेटल दिखे तो सीधा +1 +2, एल्केली मेटल है फर्स्ट ग्रुप का मेटल, Na+1 होगा तो +1 × 2 +2 +2x इक्वल टू नेट चार्ज 0, तो x इक्वल टू कितना आया बच्चों? -1। और बताओ कौन सा बताना है? क्वेश्चन 2 से डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला देखो Ba2XeO6, Ba2XeO6 जिनॉन का फाइंड करना है। इधर देखो बेरियम सेकेंड ग्रुप का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बना? +4। जिनॉन को x माना, O -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ रहा है? +8। x इक्वल टू +8। क्लियर है? C3O2 मैंने करवा दिया था तुम लोगों को। C एंड D पार्ट बताने हैं। C देखो VBrO2 का ट्वाइस, देखो ClO निगेटिव, ClO2 निगेटिव, ClO3 निगेटिव, ClO4 निगेटिव। ये ऑक्सो एनायंस होते हैं क्लोरीन के, ऐसी ब्रोमीन के भी होते हैं, ऐसे आयोडीन के भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब BrO2 लाइक ClO2, मतलब यहां कौन सा आयन है? BrO2 निगेटिव आयन प्रेजेंट है। कौन सा आयन है ये वेनेडियम के साथ? BrO2 निगेटिव। ठीक है, तो पूरे BrO2 पे पता चल गया चार्ज हमें। तो वेनेडियम का फाइंड करना है, x मान लिया। BrO2 पूरे पे -1 है तो 2 पे कितना हो गया? -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया बच्चों? बताओ क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब D पार्ट। D देखो, D देखो बच्चों, CH4NaHV10O28, इसमें तुम्हें वेनेडियम का फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखो इधर सीजियम फर्स्ट ग्रुप का +1 तो मल्टीप्लाई बाय 4 +4, Na पे +1। ठीक है, H पे क्या जाएगा बच्चों? H पे +1। ठीक है, और ये 10x, ये 28 × 2 -28 × 2 कितना आ जाएगा? 56 इक्वल टू नेट चार्ज 0। फाइंड करो x की वैल्यू, जल्दी बताओ मुझे क्या आ रहा है। 5 +5, so vanadium is +5 here। ठीक है, और बताओ कौन सा बताना है? ई पार्ट। ई पार्ट देखो, ये सॉल्व कर लिया बच्चों। बस थोड़ी सी समझदारी से सबके चार्जेस पुट करने हैं। ठीक है, पोटेशियम
then cobalt, then oxalate, then ammonia, ठीक है। और इसमें तुम्हें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से देखो इधर, के का तो भाई +1 जाएगा, कोबाल्ट x मान लिया, ऑक्सलेट मैंने कई बार लिखवाया, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट पे कितना चार्ज होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सलेट? -2, C2O4 -2 आयन होता है ऑक्सलेट आयन। तो पूरे ऑक्सलेट पे कितना है? -2, बजाय कि कार्बन पे अलग पुट करो, ऑक्सीजन पे अलग पुट करो, ठीक है। तो ऑक्सलेट पे -2, 2 है तो कितना हो गया? -4। अमोनिया पे होता है कोई चार्ज? NH3 नहीं होता कोई चार्ज, तो अमोनिया का तो 0 है, इक्वल टू नेट चार्ज 0। x इक्वल टू कितना आया बच्चों? +3। बताओ क्लियर है? समझ गए? और बताओ कौन सा बताना है? F कर लिया बच्चों सॉल्व? F NiCN4 -2, निकल का फाइंड करो। x मान लिया, Cn पे -1 होता है तो 4 पे कितना हो गया? -4, इक्वल टू नेट चार्ज -2, x इक्वल टू कितना आया? +2। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट में ए देखो, ए में किसका बताना है बच्चों? K3MnF6, देखो K3MnF6 किसका फाइंड करना है? मैग्नीज का, मैग्नीज का फाइंड करना है, ठीक है। देखो इधर K का +1 तो कितना हो गया? +3 प्लस x, F पे तो -1 बच्चों, F तो शो ही -1 करता है क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, माइनस में ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए सिर्फ -1, उसके अलावा और कोई सी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। तो कितना आया? -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आया बच्चों? +3। CuH में तुम्हारा क्या कहते हैं? Cu पे आएगा -1, H पे जाएगा +1। Cu पे आएगा -1, H पे आएगा +1, चेक कर लेना। और बताओ कौन सा? और सब में फाइंड कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर? NH4NO2, NH4NO2 कहाँ है भाई? डी, थर्ड का डी, इसमें नाइट्रोजन फाइंड करना है। ये तो बच्चे मैंने करवाया था, NH4NO2 एक रिएक्शन में यूज हुआ था ये। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो इसे स्प्लिट करो पहले। तो ये NH4 पॉजिटिव एंड NO2 निगेटिव है, इसमें फाइंड करो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। X +1 × 4 +4 इक्वल टू +1, कितना आया? -3। तो यहाँ पे -3 है। देन इसमें फाइंड करो x -2 × 2 -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना आया बच्चों? +3। तो यहाँ +3 है। NaN3, NaN3 में किसका फाइंड करना है? नाइट्रोजन का। Na पे तो +1 आया, ये 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया? -1/3। क्वेश्चन 5 का कौन सा पार्ट बच्चे? क्वेश्चन 5 का विच पार्ट? क्वेश्चन 4 में ml,
मुझे ऐसे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। एम क्या लिख दे रहे हो तुम फटाफट। ML एम देखो, ये हटा दो। एम देखो, KCrO3.Cl, और इसमें तुम्हें फाइंड करना है Cr का। देखो इधर, K+1 CrX -2 × 3 कितना हो गया? -6, और Cl पे कितना? -1 = 0। कितना आ रहा है? -7 + 6 आ रहा है। ठीक है। 5th क्वेश्चन, L and Q पार्ट। L में NO+1 लो, अभी तो करवाया था Na2FeCN5NO, वैसा ही है, NO+1 लेके करो। L में M पार्ट मैंने करवा दिया। और कौन सा पूछ रहे हो? और कौन सा पूछा? O CONH3 + 3 CONH3 + 3 सेम ही टाइप की चीजें पूछ रहे, इसके अंदर दिमाग नहीं लगा रहे हो। कोबाल्ट फाइंड करना है, X, अमोनिया पे तो कोई चार्ज ही नहीं, तो 0 × 6 0 ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू नेट चार्ज कितना है? +3, तो X = आ गया +3। और कौन सा बताना है? एनीथिंग एल्स? 4th HNC दोबारा बता दो बेटा। HNC वैसे तुम्हें स्ट्रक्चर से समझ आएगा ज्यादा, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर में अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व है, अभी तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता है ज्यादा, ठीक है, इसलिए बस हल्का फुल्का सा समझ लो। बाकी जब केमिकल बॉन्डिंग सीख लोगे तो तुम्हें समझ में आ, स्ट्रक्चर से मैंने निकालना सिखा ही दिया है, तो जब HNC का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो तुम खुद ही फाइंड कर लोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। H+1 नाइट्रोजन -3, ठीक है, C फाइंड कर लो। A पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, SnH3 -2 SnH3 -2, इसमें फाइंड किसका करना है बच्चों? टिन का। टिन सल्फाइड है ये, ठीक है, तो X सल्फर पे -2 कितना हो गया? -6 इक्वल टू नेट चार्ज -2, X = कितना आया? +4। क्वेश्चन 5th का F पार्ट कहाँ है ये? P2O7 -4। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग बच्चों, हैं? P का फाइंड करना है 2X -2 × 7 कितना? -14 इक्वल टू -4 कितना आया भाई? 10/2 + 5 आ गया। बस अब बाकी बातें हम कल करेंगे, और कल के लिए होमवर्क .Cl से मतलब बेटा बस ये है कि KCrO3 Cl भी उसके साथ लगा हुआ है। वो तो जब दो डिफरेंट सॉल्ट्स के बीच डॉट, जब कोई सॉल्ट होता है, कोई सॉल्ट होता है और वो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है, ठीक है, तब जब डॉट लगा होता है तब दूसरे से फायदा कुछ नहीं देख के, जैसे ये फेरस सल्फेट था और ये अमोनियम सल्फेट, तो FeSO4 यानी Fe और सल्फेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो सल्फेट पे जितना चार्ज है उससे पता चल ही गया आयरन पे कितना चार्ज है।
आ रही है बात समझ? तो इसके चार्जेस पुट करके क्या करोगे, अननेसेसरी अपना काम बढ़ाओगे, ये था मतलब। वहां Cl तो जुड़ा हुआ है बेटे क्रोमियम से, वो डॉट Cl इसने लगा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, O के साथ एकदम Cl लिखा हो तो, वो बस इसने डॉट वहां पे मेंशन है ताकि कुछ और गलत ना समझ लो। बस अब कल के लिए होमवर्क क्या है? कल के लिए होमवर्क है DPP 9। कल के लिए होमवर्क है ये 9। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट इफ एनी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, और सेकंड में सेलेक्ट द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन द गिवन पार्ट। और ये बैलेंसिंग में मैं कुछ ही करवाऊंगी तुम्हें, बहुत सारी है 25, तुम लोग करके रखना खुद, ठीक है? और मुझे पहले ही सेंड कर देना जो बतानी है क्लास से पहले ही, क्योंकि तुम इतनी जल्दी जल्दी सेंड करते हो कि ये वाला बताओ ये वाला बताओ, नहीं पॉसिबल हो पाता ना बार बार फटाफट देखना कि क्या पूछ रहे हो। तो जब ये बैलेंसिंग वाली करनी होगी ना डिस्कस, तो इसे अच्छे से पहले सॉल्व कर लेना, और जो पूछने हो वो मुझे पहले ही बता देना ताकि मुझे तुमसे क्लास के टाइम में नहीं पूछना पड़े क्या बताना है, ठीक है? मैं सीधा फिर यहाँ तुम्हें एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि जल्दी काम फिनिश हो। तो 9 DPP 9 करके आएंगे सब, ठीक है? ओके बाय।